साथ ही आगे बढ़ते हुए बताते चले कि पुष्पा 2 द रूल फिल्म के साथ ही अल्लू अर्जुन, रजनीकांत और बाहुबली के हीरो प्रभास के बाद हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले साउथ हीरो की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सबसे दिलचस्प और बॉलीवुड के लिए चुनौती यह है कि अल्लू अर्जुन की दीवानगी साउथ से ज्यादा हिंदी बेल्ट में दिखने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ट्रेलर रिलीज के दौरान पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान फैंस के लिए छोटा पड़ गया था। उससे भी दिलचस्प बात यह कि रिलीज होने के बाद साउथ के इस फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी में हुई है। देखिए रिपोर्ट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज होते ही छा गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कलेक्शन कर रही है और 2 दिन में ही आधे से ज्यादा बजट निकाल चुकी है। इस फिल्म के साथ ही अल्लू अर्जुन, रजनीकांत और बाहुबली के हीरो प्रभास के बाद हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेताओं की सुपर रिच लिस्ट में शामिल हो गए हैं। में खूबी है, बिना खूबी के इस ढंग का मतलब पूरा देश चर्चा कर रहा है। जितनी इंडस्ट्री है साउथ की, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल तेलुगु से लेकर बॉलीवुड और अदर जितनी इंडस्ट्री है, सब जगह सिर्फ पुष्पा पुष्पा पुष्पा। और हिंदी सिनेमा से उसकी बात करें तो बॉलीवुड का दुर्दिन चल रहा है। और ये दुर्दिन सुशांत सिंह वाला जब केस हुआ तब से देखिए कि बॉलीवुड के प्रति सम्मान लोगों का घटा है। सबसे दिलचस्प और बॉलीवुड के लिए चुनौती ये है कि अल्लू अर्जुन की दीवानगी साउथ से ज्यादा हिंदी बेल्ट में दिखने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ट्रेलर रिलीज के दौरान पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान फैंस के लिए छोटा पड़ गया था। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि रिलीज होने के बाद साउथ की इस फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी बेल्ट में हुई है। हिंदी बेल्ट में पुष्पा 2 की कमाई 127 करोड़ रुपए, तेलुगु बेल्ट में पुष्पा 2 की कमाई 119.55 करोड़, तमिल बेल्ट में पुष्पा 2 की अब तक की कमाई 13.2 करोड़ रुपए, कन्नड़ में पुष्पा 2 की कमाई 1.6 करोड़ रुपए, मलयालम बेल्ट में पुष्पा 2 की कमाई 6.85 करोड़ रुपए। फिल्म की कहानी देखिए, किस ढंग से कहानी कसी हुई है, स्क्रीन प्ले देखिए, डायलॉग देखिए, तो इस पर काम किया हुआ है। बॉलीवुड ने वो मेहनत करना, वो काम करना छोड़ा है। तो इस समय है कि हम वहां ठहर कर थोड़ा सा सोचें, विचार करें। सीक्वल ही है पुष्पा 2, तो सीक्वल बॉलीवुड में भी बन रहा है, लेकिन बस सीक्वल बनाने के लिए बनाना, स्टार उसमें भर देना, उससे सीक्वल नहीं बनता है। ये देखना होगा, पूरा रिसर्च का मटेरियल होता है कि सीक्वल जो जब बना रहे हैं तो पहले फिल्म में को देखने के बाद किन किन चीजों के प्रति इंटरेस्ट है पब्लिक का, उस इंटरेस्ट को बना कर रखना, बचा कर रखना, उसके अनुरूप काम करना। तो पुष्पा में वो काम हुआ। आइकॉन, स्टाइलिश स्टार बनी और अब पुष्पराज के नाम से मशहूर अल्लू अर्जुन की टक्कर में बॉलीवुड स्टार्स बहुत पीछे दिख रहे हैं। 42 साल के अल्लू देश के सबसे महंगे अभिनेताओं में शुमार हो गए हैं। पुष्पा 2 द रूल ने अपनी 2 दिन की कमाई में ही कई सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपने शानदार कलेक्शन के साथ फिल्म ने कई बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को शिकस्त दे दी है। पुष्पा 2 की ओपनिंग डे की कमाई 282.91 करोड़ रुपए, RRR की ओपनिंग डे की कमाई 133 करोड़ रुपए, बाहुबली 2 की ओपनिंग डे की कमाई 121 करोड़ रुपए थी, KGF 2 की ओपनिंग डे की कमाई 116 करोड़ रुपए रही थी, जबकि कल की 2898 AD की कमाई 114 करोड़ रुपए रही। पुष्पा 2 भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसके रिकॉर्ड के सामने बॉलीवुड की फिल्मों के रिकॉर्ड पत्ते की तरह बिखर गए। वहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि पहले वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन 800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि इंडियन सिनेमा में पहली बार देखने को मिल सकता है, जो बॉलीवुड के हीरो के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में आई बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों की पूरी कमाई से भी ज्यादा पुष्पा 2 की 2 दिन की कमाई है। पुष्पा 2 की 2 दिन की कमाई करीब 400 करोड़ रुपए है। फिल्म सिंघम अगेन की 2 दिन की कमाई 247.72 करोड़ रुपए रही,
भूल भुलैया 3 की 2 दिन की कमाई 259.74 करोड़ रुपए रही। अमरन फिल्म की 2 दिन की कमाई 252.09 करोड़ रुपए रही। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन जैसे बॉलीवुड स्टार्स पर अल्लू अर्जुन जैसे साउथ सुपरस्टार भारी पड़ रहे हैं। बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनी हैं और फिल्में बनेगी। सीखने का समय है कि हम देखें और इन फिल्मों से सीखें। और यही नहीं है, केवल ये मेकिंग की बात नहीं है कि हम इस पर ध्यान दें, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी ध्यान दें। देखिए कहाँ साउथ की फिल्म और उसको उसके इवेंट टीम ने या मार्केटिंग टीम ने बताया कि जाके पटना में आप दिखाओ। पटना को क्यों चुना गया? तो ये लॉजिक है। पटना जैसे जगह बिहार है, बिहार में वहां पर इतना बड़ा ग्राउंड मिलेगा, लोग जो है ये समझ में आ गया कि बल्कि बिहार के लोग वो बॉलीवुड की फिल्मों को उतना नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जितना साउथ की फिल्मों का। तो ये लोग पूरा रिसर्च करते हैं, इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हालांकि ओपनिंग डे की कमाई में ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। उम्मीद ये है कि फिल्म दंगल को भी कमाई में पीछे छोड़ देगी, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर पुष्पा 2 तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, जिसने करोड़ों का कारोबार किया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं करोड़पति स्वामी की, जिनकी रातों रात तकदीर बदल गई। कौन है ये, देखिए रिपोर्ट में। करोड़पति स्वामी, हीरे ने बदल दी किस्मत। 5 साल बाद बदल गई तस्वीर। 32 करोड़ 80 सेंट का नायाब हीरा, 2.25 करोड़ का हीरा। कब कौन रंग से राजा बन जाए, हीरे की नगरी पन्ना की यही कहानी है। यहां की जमीन किस्मत बदल देती है। तकदीर में कभी लिखती है लखपति, कोई बन जाता है करोड़पति। ऐसे ही नसीब वाला है स्वामी दीन, जिनके नाम में दीन है, लेकिन अब इनके दिन फिर गए हैं। रातों रात स्वामी दीन बन गए हैं करोड़ों के स्वामी। 5 साल से अपने ही खेत में हीरे को तलाश रहे थे और उसी जमीन ने हीरा उगला। बेहद खास क्वालिटी का जेम्स क्वालिटी वाला ये हीरा 32 कैरेट 20 सेंट का है, जिसे हीरा पारखियों ने परखा। स्वामी दीन ने सोचा भी नहीं था कि उसके हीरे की कीमत करोड़ों में होगी। मेहनत से साहब, बहुत मजदूरी करते करते बड़े मुश्किल से भी भगवान ने प्रार्थना सुनी है। जे हमारा खुद का खेत है साहब, अपने खुद के खेत में खदान लगाए हुए थे और खुद काम करते रहे। दरअसल स्वामी दीन 5 साल से मेहनत कर रहे थे। खेती पर ही पूरा परिवार निर्भर है। हीरा मिला तो उसे जमा कराया। पन्ना में हीरा की नीलामी में स्वामी दीन का हीरा भी रखा गया था, जिसकी कीमत 2 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा है। अब 11% रॉयल्टी काट कर मिलेंगे करोड़ों रुपए। इन रुपयों से स्वामी दीन, माफ कीजिएगा, करोड़पति स्वामी दीन पाल के क्या सपने हैं, आइए सुनवाते हैं। साहब थोड़ी मोड़ी खेती कदम खेती खरीदेंगे, बच्चा हमारे ऐसा ही है बिना खेती वाले। अब तो करोड़पति बन गए। हाँ तो खेती कुछ उनके द्वारा मकान की व्यवस्था थोड़ी सी बनाएंगे जी। इस खास हीरे को पन्ना के व्यापारी सत्येंद्र जड़िया ने खरीदा। पन्ना में ये इकलौता हीरा नहीं है। इससे पहले एक और नायाब हीरे की नीलामी हुई थी, जिसमें हीरा 19 कैरेट 22 सेंट का निकला था, जिसकी कीमत करीब 94 लाख रुपए थी। यानी हीरे ने किसी को करोड़पति बनाया तो किसी को लखपति। मुख्य आकर्षण का केंद्र 32 कैरेट 80 सेंट का हीरा था, जो कि लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए में नीलाम हुआ है और काफी अच्छी कीमत उसकी प्राप्त हुई है। तुआदार को 11.5% रॉयल्टी का काट करके शेष राशि तुआदार। व्यापारियों में भी काफी उत्साह दिखा इस बार। बिल्कुल व्यापारियों में काफी उत्साह दिखा और लोगों में भी काफी इससे अच्छा मैसेज गया है। काफी लोग इन चीजों को देख करके हीरे जमा कराएंगे, ऐसी उम्मीद है। 22 ट्रे के माध्यम से 25 नग हीरा नीलामी के लिए रखे गए। हीरे की नीलामी में कई राज्यों जैसे सूरत, गुजरात, राजस्थान के हीरा व्यापारी आए थे और इन नायाब हीरों की चमक देखकर उनकी आंखें भी चौंधिया गईं। और आप
देखिए डिजिटल अरेस्ट का मामला। दरअसल मदरसा कनेक्शन आपको डिजिटल अरेस्ट का दिखा रहे हैं, जहां पर अपने आप में होश उड़ाने वाली ये खबर है। कैसे यूपी से जुड़े हैं गैंग के तार, खुलासा आपको चौंका देगा। देखिए रिपोर्ट। जालसाज का मदरसा कनेक्शन, यूपी से जुड़े साइबर फ्रॉड के तार, डिजिटल अरेस्ट की हैरान करने वाली कहानी, कमीशन का खेल, मुनाफे का कारोबार, 65 लाख की ठगी, महिला हुई थी शिकार, 42 बैंक खाते, एक मिस्ट्री। डिजिटल अरेस्ट की अपने आप में हैरान करने वाली यह कहानी है, या कहें होश उड़ाने वाली वारदात, जिसका कनेक्शन मदरसे से जुड़ा है। लेकिन यह कनेक्शन क्या है, इसे भी सुनिएगा। इंदौर में बुजुर्ग महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई थी। वारदात का तरीका था, बुजुर्ग महिला को डराया गया, दस्तावेज का इलीगल काम में इस्तेमाल किया गया। यह कहकर ही महिला को करीब 4-5 दिन तक बंधक बनाकर यानी नजरबंद करके रखा गया था। ये 11/9/24 को एक घटना हुई थी। एक लगभग 65 वर्षीय महिला थी और उस महिला के साथ डिजिटल अरेस्टिंग की घटना हुई थी। वो घटना इस तरह से हुई थी कि उसमें महिला के पास में एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बन करके उसने फ़ोन किया और बोला कि आपका जो नंबर है, सिम नंबर है, वो पकड़ा गया इलीगल एडवर्टाइजिंग में और इससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस तरह से उसको पहले बातों में लिया और फिर बाद में उसको काफ़ी डराया धमकाया। फिर सीबीआई ऑफिसर बन करके फर्जी तरीके से उसको करीब 4-5 दिन लगातार उसकी डिजिटल अरेस्टिंग में उसको रखा था। पुलिस की टीम ने जब इन साइबर ठग के कुंडली खंगाली तो अकाउंट निकला यूपी के सतारा के कन्नौज के रहने वाले आरोपी असद का। पुलिस की माने तो यह रकम मदरसे के अकाउंट में जा रही थी, क्योंकि आरोपी असद ने मदरसे के नाम से ही अकाउंट खुलवाया था, जिसमें जांच में यह बात सामने आई कि इस अकाउंट में 40 लाख रुपए ठगी के गए थे। बाद में उनके मनी को जांच करने के उद्देश्य से फिर उसके पूरे पैसे लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने डिफरेंट अकाउंटों में करा लिया था। इसमें से जब अकाउंट का डिटेल जानकारी ली गई तो उसमें पता चला कि लगभग 40 लाख रुपए का एक मदरसा समिति यूपी में है, एक उसके प्रबंधक के उसमें खाते में गया है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ से टीम भेजी गई और टीम से मैं उसका लोकेशन लिया जा कर के उसको उठाया गया। ये असद अहमद खान को गिरफ्तार किया गया और इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसका करंट अकाउंट इसने कुछ दिन पहले ही खुलवाया था और ये करंट अकाउंट इसी इंटेंशन के साथ खुलवाया था कि इसमें जो है इसको किसी ने संपर्क किया था कि हम इसमें तो अकाउंट खोलने की कुछ इसको राशि दी गई थी और कुछ इसको झांसा दिया गया था कि हम इसके जो भी अकाउंट खुला है उसमें जो भी पैसा आएगा उसका हम कुछ परसेंटेज इनको देंगे। और इस तरह से ये उनके लालच में आकर के इसने ये अकाउंट खोला और फिर इससे अन्य जो भी जो फ्रॉड के मामले थे उसमें लगभग 1.5 करोड़ का इसका पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। तहकीकात आगे बढ़ी तो यह भी खुलासा हुआ कि फलाह दारेन मदरसा समिति के नाम से है करंट अकाउंट और करीब 20 दिन पहले खुला है। क्या इस अकाउंट के पीछे यही मकसद था कि फ्रॉड की रकम इसमें आए? इसके बदले में क्या ठग इन्हें कमीशन देता था? अब मदरसे के खोले गए सभी बैंक अकाउंट की जांच जारी है। अब इसमें इनके खातों में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। लगभग मैंने बताया आपको कि 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब इनसे अभी इसका PR लिया गया है और इनके हर खातों में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। ठग गैंग के करीब 42 अकाउंट के बारे में पुलिस को पता चला है, जिनकी जांच जारी है। आखिर ठगी के खेल के और कितने खिलाड़ी? श्री गंगानगर में फाइनेंस का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। सूदखोरी का एक ऐसा मकर जाल बुना जाता है कि एक बार जो इसमें फंसा उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। देखिए रिपोर्ट। सूदखोरों
सूदखोरों का मकड़ जाल, बर्बाद हो रहे परिवार। घर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है जी। घर पे तो कुछ नहीं बचा, सारा कुछ उसने लूट लिया। न खाता न बही, जो सूदखोर कहे वही सही। पिछला खाता काट के और प्लेंटे काट के ऐसे खाता घुमाता रहा वो स्टार्टिंग में। ऐसे करते करते खाते काफी बड़े कर दिए। पैसों के लिए धमकाते हैं सूदखोर। धमकी यही मारने की, कभी कहते घर से चुका दूंगा, कभी कहते मेरे पास लड़के कटवा दूंगा, हाथ पैर तोड़वा दूंगा। अलग अलग तरह की धमकी देता है, जान से मारने तक की धमकी दी थी इसने। सुना आपने कैसे पैसों के लिए सूदखोर धमकी देते हैं। ये महज एक मामला नहीं, ऐसे कई लोग श्री गंगानगर में शातिर सूदखोरों के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। वो तो इस परिवार की खुशनसीबी है कि इनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और सूदखोर को गिरफ्तार किया। लेकिन सूदखोर की गिरफ्तारी से पहले ये परिवार अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुका है। महज 50,000 रुपए के बदले में ये लोग अब तक लगभग 32 लाख रुपए वसूल चुके हैं। अब परिवार को फरवरी में बेटी की शादी की चिंता सता रही, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले और इनके पैसे भी वापस किए जाएं। हमें तो न्याय मिलना चाहिए सर, और गरीब लोग और भी इन फाइनलों से बचने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं तो टूट गया जी बिल्कुल। चाहते हैं हमारा न्याय हो जाए, हमें हमारे पैसे मिल जाए, बस यही न्याय। अब आपको बताते हैं कि कैसे सूदखोर के मकड़जाल में ये परिवार फंसा और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय युवक विनीत वर्मा को शातिर सूदखोर नवतेज सिंह रामगढ़िया ने अपना व्यापार के लिए 50,000 रुपए उधार दिए। सूदखोरी का ऐसा मकड़जाल बुना कि 2 साल के अंदर ही 50,000 की मामूली रकम के एवज में तकरीबन 27 से 32 लाख रुपए उसने वसूल लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवक विनीत वर्मा अवैध फाइनेंस का धंधा करने वाले फाइनेंसर की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर घर छोड़कर निकल गया। तब जाकर परिजनों को पूरे मामले का पता चला। सितंबर को इसने मेरे को बैंक उधम सिंह चौक बैंक पे धमकी दी थी कि मेरे को कल के 11 बजे से पहले किस्त चाहिए। तो मैं उस मामले में डर गया और 26 तारीख को घर से निकल गया था। मुझे किस्त दे नहीं पाया इसलिए। तो घर से निकल कर क्या इरादा था आपका जाने का? इरादा सर कुछ नहीं था, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे मैं सूरतगढ़ पहुंचा था, पर घर वालों में फोन काफी आने लग गया था, घर वापिस आ गया। तब जाकर परिजनों को? हाँ जी। शातिर सूदखोर के मकड़जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस जहां एक और गहनता से शातिर सूदखोर से पूछताछ कर रही, तो वहीं एसपी ने सूदखोरी के मकड़जाल में फंसे लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की भी अपील की, ताकि फाइनेंस का अवैध धंधा करने वाले लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की सूदखोरी की जो कुछ लोग धंधा करके लोगों से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से ये अपील है, खास करके नवयुवकों से, यदि वो किसी तरीके के भुलावे में, बहकावे में, किसी तरीके के झांसे में आए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कि अपने परिवार को जरूर बताएं। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शातिर सूदखोरी के मकड़जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने मकड़जाल में फंसे उन सभी लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि शातिर सूदखोर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात भेजे जाने के विपक्ष के झूठे दावों पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने करारा जवाब दिया। CNBC TV 18 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स कार्यक्रम में न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र का बिजनेस गुजरात कभी गया नहीं। सुनिए जरा। क्या ऑपोजिशन को यह बोला जा सकता है कि अब बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात नहीं जाएगा? गुजरात कभी गया ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि देश का हर राज्य अपने अपने तरीके से परफॉर्म करता है, और मैं केवल चूंकि मैंने FDI से बात शुरू की थी, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रॉम 15 to 19 जब मैं चीफ मिनिस्टर था जी, तो महाराष्ट्र FDI में नंबर 1 था। करीब करीब 2 तो साल ऐसे थे कि एक साल
around 48% of the entire FDI that came to India came to Maharashtra. एक साल 42% आया और हम सरकार से बाहर गए और पहले साल कर्नाटक नंबर 1 हो गया, हम अगले साल गुजरात नंबर 1 हो गया और उसके बाद हम लोग वापिस आए जी। और वापिस आने के बाद मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हम वापिस महाराष्ट्र को नंबर 1 पर लाएंगे और पहले ही साल महाराष्ट्र नंबर 1 आया, अगले साल भी नंबर 1 आया और अभी 2 क्वार्टर मिलाकर जो फर्स्ट 2 क्वार्टर से उसमें महाराष्ट्र को 52% एफडीआई मिला है, देश का 52%। इसलिए मैं ये मानता ही नहीं हूं कि महाराष्ट्र से कुछ गुजरात जाता है। गुजरात की अपनी एक स्ट्रेंथ है जी, कर्नाटक की अपनी एक स्ट्रेंथ है, तमिलनाडु की अपनी एक स्ट्रेंथ है, दिल्ली की अपनी 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 स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और मुंबई केवल महाराष्ट्र के पास है। और न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि मोदी जी ने मुझे परम मित्र कहा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आप लोगों को बधाई, विजय का आनंद बहुत बढ़ा। मोदी जी ने परम मित्र कहा आपको, तो जब ये जीत इतनी बड़ी जीत हुई तो सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या कहा? नहीं, उन्होंने जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आप लोगों को बहुत बधाई, ये उनका पहला वाक्य था। और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से जो हमारे विजय का आनंद था वो बहुत बढ़ा।